क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आखिर कुछ लोग ही क्यों होते हैं जो हर चीज में सफल हो जाते हैं? चाहे वो पैसा हो, नाम हो या फिर लोगों के दिलों में जगह बनाना। ऐसा क्या होता है उन लोगों में जो एक आम इंसान में नहीं होता? क्या वो ज्यादा होशियार होते हैं या फिर ज्यादा किस्मत वाले? नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, एक साइंस जिसे अगर आप सीख जाएं तो आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। और यही विज्ञान उन्होंने हमें दिया है अपनी महान किताब में, द साइंस ऑफ सक्सेस। यह किताब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि 500 सबसे सफल लोगों की जिंदगी का निचोड़ है, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, समझा और सिद्ध किया। यह किताब बताती है कि सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सोच का परिणाम है। यह किताब बताती है कि अगर आपके पास सही सोच, सही दिशा और सही सिद्धांत है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो चलिए, आज हम इस किताब के 17 सिद्धांतों को समझेंगे, एक एक करके, विस्तार से, एकदम दिल से, ताकि यह सिर्फ एक वीडियो न रहे, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला अनुभव बन जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी स्पष्ट उद्देश्य। अगर आपको यह ना पता हो कि आप जिंदगी में जाना कहां चाहते हैं, तो फिर कोई भी रास्ता गलत नहीं होता और कोई भी रास्ता सही भी नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की शुरुआत होती है एक स्पष्ट और ठोस उद्देश्य से, यानी जब आपको यह पूरी तरह से पता होता है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। आप जरा सोचिए, अगर एक तीरंदाज को उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और वो बिना देखे तीर चलाए, तो क्या वो कभी निशाने पर लग पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही गलती हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बिना यह तय किए कि आखिर जाना कहां है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 98% लोग बिना किसी डेफिनेट पर्पस के जीते हैं। वो लोग हर दिन किसी और की जिंदगी जीते हैं, कभी परिवार की उम्मीदों के बोझ तले, कभी समाज की परछाइयों में और कभी बस टाइम पास करते हुए। लेकिन जो 2% लोग होते हैं जो असल में दुनिया बदलते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद तय किया होता है, एक ऐसा मकसद जो उन्हें सुबह उठने की वजह देता है, एक ऐसा उद्देश्य जो उन्हें हर दिन प्रेरणा देता है। अब सवाल आता है, मुझे कैसे पता चले कि मेरा उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है, अपने अंदर झांकिए। वो काम कौन सा है जिसे करने में आपको समय का पता ही नहीं चलता? वो सपना क्या है जिसे सोचते ही आपकी आंखें चमक उठती हैं? वो चीज कौन सी है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? बस वही है आपका डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल एक बहुत ही सरल प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले अपने मुख्य उद्देश्य को एक वाक्य में लिखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जैसे मैं अगले 3 साल में अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगा जो हर महीने 2 लाख से अधिक की आमदनी देगा। अब इसे रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर जोर से बोलिए, क्योंकि जो आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वही एक दिन आपकी हकीकत बनता है। फिर उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर। यही कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, संपत्ति, सफलता और महानता उन्हीं को मिलती है जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और वे तब तक रुकते नहीं जब तक वो उसे पा ना ले। इसलिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में भटक रहे हैं, अगर आप हर दिन कुछ नया शुरू करते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं, तो अब वक्त आ गया है एक फैसला लेने का, एक सपना पकड़ने का और उसे अपना उद्देश्य बना लेने का। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अकेले चलने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि एक संगठित सोच और सपोर्ट सिस्टम ही सफलता को असली उड़ान देता है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2, मास्टरमाइंड अलायंस की ओर, जहां नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि अकेले सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन होता है। कहते हैं, अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले चलिए,
लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ में चलिए। लेखक के मुताबिक हर बड़ी सफलता के पीछे एक नहीं बल्कि कई दिमाग होते हैं जो मिलकर सोचते हैं, मिलकर योजना बनाते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। यही है मास्टरमाइंड अलायंस, यानी एक ऐसा संगठन या समूह जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण से साथ काम करते हैं। ये सिर्फ दोस्ती या साझेदारी नहीं है, बल्कि यह है एक मन का मिलन, एक सोच का मेल। हेले ने जब दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल का इंटरव्यू किया तो उन्होंने पाया कि इन सब की सफलता के पीछे एक चीज कॉमन थी, मास्टरमाइंड अलायंस। ये लोग अपने जैसे विजन वाले लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर मिलकर एक ऐसा दिमाग बनता था जो अकेले किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। जैसे एक बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल होते हैं, उसी तरह मास्टरमाइंड अलायंस में अलग अलग दिमाग एक ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे नए नए विचार, समाधान और रास्ते निकलते हैं। अब सवाल आता है, क्या हमें भी मास्टरमाइंड बना लेना चाहिए? जी हां, लेकिन किसी भी दो लोगों को साथ में लाकर मास्टरमाइंड नहीं बनता। इसके लिए जरूरी है तीन बातें। साझा उद्देश्य, आप दोनों या सभी लोग एक ही दिशा में सोचते हो। पूरी ईमानदारी और विश्वास जिसमें कोई भी मन में शक या स्वार्थ ना हो। नियमित संवाद और सहयोग, यानी नियमित रूप से मिलना, विचार साझा करना और एक दूसरे की मदद करना। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो अपने जैसे अन्य लेखकों, संपादकों या किताब पढ़ने वालों के साथ मास्टरमाइंड बनाइए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने जैसे उद्यमियों या अनुभव रखने वालों को जोड़िए। लेखक कहते हैं कि मास्टरमाइंड एक इनविजिबल पावर जनरेट करता है जो अकेले दिमाग से संभव नहीं। यह वही शक्ति है जो एडिसन को लाइट बल्ब तक ले गई, फोर्ड को ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन तक और कार्नेगी को स्टील एम्पायर तक। तो दोस्तों, अगर आप अब तक सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे थे तो अब वक्त है साथ चलने का, सोचने का नहीं, समझदारी से समूह बनाने का। क्योंकि जब दो लोग एक ही दिशा में दिल से सोचते हैं तो उनके विचारों से पैदा होती है मास्टरमाइंड की ताकत। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं, बल्कि उस विश्वास को कार्य में बदलना ही असली चमत्कार लाता है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 3, अप्लाइड फेथ की ओर, जहां लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं होता, बल्कि उस विश्वास पर काम करना ही असली सफलता की शुरुआत होती है। आपने सुना होगा, अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। लेकिन लेखक इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ मन में भरोसा पालने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस भरोसे को अपने काम में ना उतारें। यानी अप्लाइड फेथ, एक ऐसा विश्वास जो सिर्फ सोच में नहीं बल्कि आपके हर कदम, हर निर्णय, हर कार्य में झलकता हो। सोचिए, अगर एक किसान को यह विश्वास है कि उसकी जमीन उपजाऊ है लेकिन वो बीज ही ना बोए तो क्या फसल कभी उगेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपको अपने सपनों पर, अपने उद्देश्य पर भरोसा है तो आपको उस भरोसे के साथ एक्शन भी लेना होगा। लेखक कहते हैं कि अप्लाइड फेथ के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, अंधेरे में भी देख सकने का हौसला। अप्लाइड फेथ तब असली साबित होता है जब हालात खिलाफ हों, जब सब लोग कहें कि ये नामुमकिन है, और तब भी आप अपने अंदर से एक आवाज सुने, हाँ मैं कर सकता हूं। फेथ की सबसे बड़ी पहचान है डर से ऊपर उठ जाना। डर, शंका और असफलता की आशंका, ये सब आपका रास्ता रोकने आएंगे, लेकिन विश्वास कहता है रास्ता भले धुंधला हो लेकिन मंजिल जरूर है। दूसरा, परिणाम की चिंता छोड़े बिना प्रयास करना। अप्लाइड फेथ का मतलब ये नहीं कि आप हर बार सफल होंगे, बल्कि इसका मतलब है हर बार पूरी निष्ठा और भरोसे से प्रयास करना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फेथ का असली रूप तब दिखता है जब आप हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते और फिर से पूरी ताकत से उठ खड़े होते हैं। तीसरा, अपने विश्वास को रोज मजबूत करना। अप्लाइड फेथ कोई एक बार की सोच नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है। हर सुबह खुद से कहना, मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। हर रात खुद को याद दिलाना,
मैं जितना सोच सकता हूं उससे कहीं ज्यादा पाने की काबिलियत रखता हूं। लेखक ने लिखा कि फेथ ही वो पुल है जो विचारों को वास्तविकता में बदलता है। और जब आप अपने सपनों पर इतना गहरा विश्वास रखते हैं कि आपके हर एक्शन में वो भरोसा झलकने लगे, तो फिर आपकी सोच एक ऊर्जा बन जाती है और वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को आपको सफल बनाने में लगा देती है। तो दोस्तों, अगर अब तक आप सिर्फ सोचते थे कि काश ऐसा हो जाए, तो अब वक्त है उस सोच को काम में बदलने का, क्योंकि अप्लाइड फेथ वही है जो आपको जमीन से उठाकर सितारों तक पहुंचा सकता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि वो कौन सी एक चीज है जो आम इंसान को असाधारण बना देती है और क्यों अपेक्षा से अधिक देना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अब हम पहुंचते हैं चौथे अध्याय, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल की ओर, जहां लेखक हमें वो रहस्य बताते हैं जो सफल लोगों को आम लोगों से अलग करता है। लेखक कहते हैं, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सिर्फ अपने हिस्से का काम नहीं करते, बल्कि उससे कहीं अधिक करते हैं, बिना किसी अतिरिक्त इनाम की उम्मीद किए। इसे ही वो कहते हैं गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, यानी वो काम करना जो आपकी जिम्मेदारी में नहीं लिखा है, लेकिन जो आपके चरित्र में लिखा है। आप जरा सोचिए, अगर आप किसी होटल में जाएं और वेटर सिर्फ उतना ही करे जितना उसका काम है, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर वही वेटर आपकी प्लेट उठाने से लेकर आपको पानी तक रिफिल करता जाए, तो क्या आप अगली बार उसी होटल में नहीं जाना चाहेंगे? यही फर्क बनाता है एक सामान्य सेवा और यादगार अनुभव में। लेखक के अनुसार, जब आप जरूरत से ज्यादा योगदान देते हैं तो 3 बड़े कमाल होते हैं। पहला, आपका नाम अलग दिखने लगता है। जब दुनिया 9 बजे छुट्टी लेती है और आप 9:30 तक काम करते हैं, जब लोग ये मेरा काम नहीं है कहकर टालते हैं और आप उसे खुशी खुशी कर देते हैं, तो लोग आपको सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक लीडर की तरह देखने लगते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। लेखक इसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। जब आप बिना अपेक्षा के ज्यादा देते हैं तो जिंदगी आपको लौट आती है, उसे कई गुना ज्यादा। आप आज किसी की मदद करते हैं बिना किसी बदले की भावना के, और कल वही मदद किसी और रूप में किसी और जगह से आपके पास लौट आती है। तीसरा, आप अपनी सोच से बड़ी सफलता को अनलॉक करते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा माइल जाते हैं तो आपकी मेहनत, आपका एटीट्यूड और आपकी रिलायबिलिटी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी बड़ा अवसर आपके सामने आने से खुद को रोक नहीं पाता। लेखक बार बार कहते हैं, कोई भी इंसान तब तक बड़ी सफलता नहीं पा सकता जब तक वो खुद को देने की आदत ना डाले, बिना किसी शर्त के। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में हर दिन थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं? क्या आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं बिना ये सोचते हुए कि उसके बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि सच तो ये है, जो लोग बिना सोचे ज्यादा देने की आदत डाल लेते हैं, जिंदगी उन्हें सोचे बिना ज्यादा लौटाती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि व्यक्तित्व ही वो कुंजी है जो किसी भी बंद दरवाजे को मुस्कान से खोल सकती है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 5, प्लीजिंग पर्सनैलिटी की ओर, जहां लेखक हमें बताते हैं कि सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि व्यक्तित्व की ताकत से मिलती है। लेखक कहते हैं, आपका व्यक्तित्व आपकी सबसे बड़ी संपत्ति भी हो सकता है और सबसे बड़ी बाधा भी। यानी आपका बोलने का तरीका, आपकी मुस्कान, आपका व्यवहार और आपकी उपस्थिति, ये सब कुछ आपके अवसरों का फैसला करते हैं। सोचिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या वो पहले आपकी डिग्री देखते हैं या फिर आपकी भाषा, आपकी ऊर्जा और आपके हाव भाव? बिल्कुल, पहले छाप बनती है आपके व्यक्तित्व से। लेखक इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उनका मानना था कि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर पीपल स्किल्स की कमी होती है। अब सवाल है, आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब क्या है? लेखक के अनुसार एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी में निम्न गुण शामिल होते हैं: सच्ची मुस्कान और विनम्रता। जब आप मुस्कुराकर बात करते हैं तो सामने वाले का दिल खुलता है। आपका व्यवहार किसी का दिन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आत्मविश्वास लेकिन घमंड नहीं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाले लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं,
लेकिन किसी के सामने खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं समझते। वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। साफ सुथरा और प्रभावशाली दिखना, आपके कपड़े, आपका चलना, आपकी आवाज, सब मिलकर एक छवि बनाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जैसे दिखते हैं वैसे ही लोग आपको समझते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, प्लीजिंग पर्सनैलिटी उन्हीं की होती है जो शिकायत कम करते हैं, समाधान ज्यादा सोचते हैं, जिनसे मिलकर लोगों को उम्मीद महसूस होती है और ऊर्जा मिलती है। लेखक का मानना है कि व्यक्तित्व वो चाबी है जिससे आप किसी भी दिल का ताला खोल सकते हैं, चाहे वो ग्राहक का हो, बॉस का या किस्मत का। आपका नॉलेज, आपकी मेहनत, आपकी स्किल सब बाद में देखी जाती है, पहले आपकी प्रेजेंस इंपैक्ट करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपसे प्रभावित हों और आपके साथ चलें, तो सबसे पहले अपने अंदर उस आकर्षक व्यक्तित्व को जगाइए जो दिल जीत सके, ना कि सिर्फ बहस। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि खुद से शुरू किया गया हर कदम कैसे हमें दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है और आगे बढ़ाता है। अब हम आ गए हैं उस अध्याय पर जो हर सपने देखने वाले को काम पर लगाना सिखाता है। लेखक का अगला सिद्धांत है पर्सनल इनिशिएटिव यानी व्यक्तित्व पहल। लेखक कहते हैं, जो इंसान दूसरों के कहने से पहले ही काम शुरू कर देता है वो ही आगे बढ़ता है। जो इंतजार करता है उसे सिर्फ आदेश मिलते हैं, अवसर नहीं। और यही फर्क होता है फॉलोअर्स और लीडर्स में। पर्सनल इनिशिएटिव यानी वो आदत के इंसान बिना कहे खुद से जिम्मेदारी उठाए और उसे पूरे जुनून से निभाए। सोचिए, क्या आपको हर बार कोई बताता है कि क्या करना है, या आप खुद उस चीज को महसूस करके पहले कदम बढ़ाते हैं? लेखक कहते हैं कि पर्सनल इनिशिएटिव वो चिंगारी है जो आलस्य को सक्रियता में, सोच को कार्रवाई में और आदमी को भीड़ से अलग करता है। कैसे बनाएं पर्सनल इनिशिएटिव को अपनी ताकत? सोचने से पहले देखने की आदत डालिए। एक बुद्धिमान इंसान वो होता है जो हालातों को पढ़ना जानता है। वो समझता है कि कहां क्या करना है और फिर किसी के कहने से पहले ही वो कर डालता है। काम को शुरू करने में देरी न करें। हर बार जब आप सोचते हैं अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा, तो समझ लीजिए कि आपने सफलता से एक कदम पीछे हट लिया। पर्सनल इनिशिएटिव का मतलब है अभी से, यहीं से मैं शुरू करूंगा। डर की आवाज को शांत करिए। कई बार हम जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, ज़रेनिया अगर फेल हो गया तो। यही वो जंजीर है जो जिंदगी भर हमें रोक कर रखती है। लेखक कहते हैं, इनिशिएटिव लेने का मतलब है अपने डर पर जीत पाना, हर बार, हर हाल में। पर्सनल इनिशिएटिव आपको बनाता है निर्भर नहीं, जिम्मेदार। जब आप बिना कहे कोई कार्य करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप भरोसा जीत रहे होते हैं, अवसर पैदा कर रहे होते हैं और अपने भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि पर्सनल इनिशिएटिव के बिना आप मास्टरमाइंड बना सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, लेकिन आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आज तक आप किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे थे, तो समझ लीजिए परफेक्ट टाइम वही होता है जब आप पहल करते हैं। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे कि सोच कैसी होनी चाहिए ताकि हालात चाहे जैसे भी हों, आपका रवैया आपको कभी हारने ना दे। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसे लेखक ने हर सफलता की आत्मा कहा है। एक ऐसी सोच जो हालात बदल सकती है, किस्मत पलट सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। अध्याय 7, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। लेखक कहते हैं, आपके जीवन की दिशा इस बात से तय होती है कि आप कैसी सोच रखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। आपके पास पैसा हो या ना हो, रिश्ते अच्छे हों या टूटे हुए, परिस्थितियां अनुकूल हों या विपरीत, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर अंधेरे में भी रोशनी खोज लेंगे। लेखक ने इसे सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कहा है। उनका मानना था कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी PMA वो चश्मा है जिससे देखने पर हर समस्या एक अवसर बन जाती है। क्या होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड? ये एक ऐसा मानसिक रवैया है जिसमें आप मुश्किलों को शिकायत की तरह नहीं, सीखने के मौके की तरह देखते हैं।
हर असफलता में छुपा हुआ सबक और अगला रास्ता खोज लेते हैं और हर दिन ये मानकर उठते हैं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। पीएमए का मतलब ये नहीं कि आप झूठी उम्मीदों में जिए, बल्कि ये कि आप सच्चाई को स्वीकार करके भी आशा और एक्शन में विश्वास रखें। पीएमए वाले व्यक्ति की पहचान क्या होती है? लेखक बताते हैं कि जिन लोगों में पीएमए होता है वो परिस्थितियों को दोष नहीं देते, खुद को बेहतर बनाते हैं। वो हार के बाद टूटते नहीं, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत हो जाते हैं। वो बुरे हालात में भी उम्मीद की रेखा ढूंढ लेते हैं और वहीं से बदलाव शुरू करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होती, वो अपने आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बना देते हैं। पीएम क्यों है सफलता की आत्मा? क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी विचार, कोई भी मेहनत तब तक काम नहीं करती जब तक उसके पीछे एक विश्वास से भरा साहसिक और सकारात्मक रवैया ना हो। लेखक कहते हैं, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें आशा, साहस, विश्वास और प्रेम के बीज बोएंगे तो सफलता की फसल जरूर उगेगी। लेकिन अगर आपने उसमें डर, नफरत, संदेह और निराशा भर दी तो वही बगीचा बर्बाद भी कर सकता है। पीएमए कैसे विकसित करें? हर सुबह खुद से सकारात्मक वाक्य कहें, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे लिए अवसर आ रहे हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि माहौल का सीधा असर आपके मन पर होता है। हर समस्या को एक सवाल की तरह देखें, मुझे इससे क्या सीखना है? आभार प्रकट करें, जो है उसका धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि यही सकारात्मकता की जड़ है। तो दोस्तों, अगर अब तक आप हालात के हिसाब से सोच बदलते थे तो अब समय है सोच से हालात बदलने का, क्योंकि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वो आईना है जिसमें जब आप खुद को मजबूत और सफल देखेंगे तो एक दिन वही तस्वीर आपकी सच्चाई बन जाएगी। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब काम में आत्मा शामिल हो जाती है तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक ऊर्जा बन जाता है जो दुनिया को हिला सकती है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 8, एंथुजियाज्म यानी उत्साह की ओर, जहां लेखक हमें बताते हैं कि सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा से किया गया काम ही असली जादू करता है। लेखक कहते हैं, उत्साह वो बिजली है जो आपके विचारों को जीवंत बनाती है। आप किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, चाहे वो कोई बिजनेस टाइकून हो, कोई कलाकार, नेता या शिक्षक, आपको एक चीज जरूर मिलेगी, उनके अंदर जुनून, आग और गहरा उत्साह। यह उत्साह ही है जो ठंडी परिस्थितियों में भी आपको गर्म बनाए रखता है। यह वही भावना है जो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी रुकावटें हैं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल नहीं पा लेता। उत्साह क्या होता है? लेखक कहते हैं, उत्साह कोई दिखावा नहीं होता, यह भीतर से पैदा होने वाली एक शक्ति है जो आपके बोलने, चलने, सोचने और काम करने के तरीके में नजर आती है। यह वो ऊर्जा है जो शब्दों से पहले महसूस होती है। जब आप किसी उत्साही व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी बातों से ज्यादा उसकी उपस्थिति आपको प्रेरित करती है। उत्साह की ताकत क्या है? यह दूसरों को आकर्षित करता है। एक उत्साही व्यक्ति के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, वो प्रेरित करता है और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाता है। यह आपकी थकान को हराता है। जब काम में उत्साह हो तो 10 घंटे भी कम लगते हैं और जब ना हो तो 1 घंटा भी भारी लगता है। यह मुश्किल समय में आपको टूटने नहीं देता। जो व्यक्ति सच में उत्साहित होता है वो समस्या में भी अवसर खोज लेता है। उसका उत्साह उसकी सोच को डायरेक्शन देता है या आपके विचारों में जान डालता है। लेखक कहते हैं, एक विचार जब उत्साह से जुड़ता है तब जाकर वो क्रिया में बदलता है। उत्साह कैसे विकसित करें? अपने उद्देश्य को बार बार याद करें। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो आपका कैसे अपने आप तेज हो जाता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। उत्साह वहां से आता है जहां डर और शंका नहीं रहते। ऐसा माहौल चुनें जो ऊर्जा दे, ना कि छीने। जो लोग खुद बुझ चुके हों वो आपका दीपक भी बुझा सकते हैं। हर दिन खुद से कहें, मेरा काम सिर्फ काम नहीं है, ये मेरी पहचान है और मैं इसे पूरी आत्मा से करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में लोग उठकर खड़े हो जाएं, आपकी बातों में आग हो और आपकी मेहनत में वो चमक जो भीड़ में अलग दिखे, तो अपने अंदर उत्साह की मशाल जलाइए।
क्योंकि उत्साह से किया गया छोटा काम बिना उत्साह से किए गए बड़े काम से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि खुद पर काबू पाने वाला ही असली विजेता होता है, क्योंकि जब मन और इंद्रियां आपके आदेश में आ जाएं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसे लेखक ने सफलता की रीढ़ की हड्डी कहा है। चैप्टर 9, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो फिर आप कोई और चीज नियंत्रित नहीं कर सकते, न अपने भविष्य को न अपनी सफलता को। यानी आत्म अनुशासन वो नींव है जिस पर आप अपने सपनों की इमारत खड़ी करते हैं। बिना इसके चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, चाहे कितने भी अच्छे विचार हों, सब व्यर्थ हो जाते हैं। आत्म अनुशासन है क्या? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन, इंद्रियों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। मतलब जब मन कहे आज मत करो, तब भी आप काम करें। जब शरीर कहे थोड़ा और सो लें, तब भी आप उठ जाएं। जब गुस्सा कहे जवाब दे दो, तब आप मुस्कुरा दें। लेखक कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी जंग आपके भीतर ही होती है, और जो इस जंग में जीत गया वो दुनिया की किसी भी जंग में हारा नहीं। आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? यह आपके निर्णयों को स्थिरता देता है। आप सिर्फ भावना के आधार पर नहीं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं। यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो शक्ति है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से डेस्टिनेशन तक ले जाती है। यह आपको लचीला और मजबूत बनाता है। अनुशासित व्यक्ति कभी बहानों में नहीं बहता। वो जानता है जो करना है वो करना ही है, चाहे मन माने या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे विकसित करें? छोटे छोटे नियम बनाएं और उन्हें निभाएं। जैसे रोज सुबह 6 बजे उठना, हर दिन 1 घंटा पढ़ना, सोशल मीडिया पर समय सीमित करना। अपने कमजोर पक्ष को पहचानिए। किस जगह आप बार बार फिसलते हैं, वहीं से सुधार शुरू करें। डेडलाइन तय करें और खुद को जवाबदेह बनाएं। जैसे किसी बॉस को रिपोर्ट देना हो, वैसे ही खुद को जवाब दें। इनाम और दंड दोनों तय करें। अगर आप लक्ष्य पूरा करते हैं, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। नहीं करते तो अपनी किसी सुविधा से कुछ दिन दूर रहें। लेखक कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है जो अन्य सभी सिद्धांतों को खोलने की चाबी है। यानी अगर आपने आत्म अनुशासन विकसित कर लिया तो बाकी 16 सिद्धांत अपने आप सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि तब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, हर रोज हर हाल में कार्य करेंगे लगातार। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सिर्फ सपने न रहें बल्कि आपकी असलियत बने, तो आज अभी से अपने मन का मालिक बन जाइए, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर दुनिया की कोई चीज नहीं बचती। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे कि सफलता की रचना शुरू होती है सही सोच से, सच्चाई को पहचानने की कला से। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 10, एक्यूरेट थिंकिंग यानी सटीक सोच पर, जहां लेखक हमें सिखाते हैं कि सफलता के रास्ते में कैसे सोचना है। ये क्या सोचना है से भी ज्यादा जरूरी है। लेखक कहते हैं, सफलता का 90% हिस्सा सोचने के तरीके से तय होता है और केवल 10% भाग योजना और मेहनत से। अब आप सोचिए, अगर हमारी सोच ही भ्रमित, अधूरी या भावनात्मक हो तो फिर हमारे फैसले और उनके नतीजे कैसे सही होंगे? एक्यूरेट थिंकिंग यानी तथ्यों और सच्चाई पर आधारित साफ और स्पष्ट सोच। ये वही सोच है जो भीड़ से अलग होती है, जो अफवाहों, भावनाओं और गलत धारणाओं में नहीं बहती। सटीक सोच में 2 मुख्य भाग होते हैं। सच्चे तथ्यों को अलग करना, यानी आपके पास जो जानकारी है उसमें से किस बात का प्रमाण है और किसका नहीं, ये पहचानना। उदाहरण के लिए, आपने सुना कि बिजनेस करना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन क्या ये जानकारी एक अनुभव पर आधारित है या ये किसी और के डर या असफलता का प्रतिबिंब है? एक्यूरेट थिंकर पूछता है, क्या ये सच है? क्या इसका प्रमाण है? उपयोगी और अनुपयोगी तथ्यों को अलग करना। हर जानकारी जरूरी नहीं होती। कई बार दिमाग को जो चीज उलझाती है वो जरूरी नहीं, बस शोर होती है। एक सटीक सोच वाला व्यक्ति वही जानकारी ग्रहण करता है जो उसके उद्देश्य के लिए फायदे की हो, रुकावट की नहीं। सटीक सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आपको भावनाओं के बहाव में बहने से रोकता है।
क्योंकि यह आपको भीड़ की सोच से बचाकर आपकी खुद की सोच पर टिकना सिखाता है, और क्योंकि यह आपको वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेना सिखाता है, जिससे गलती की संभावना कम होती है। लेखक कहते हैं, एक्यूरेट थिंकिंग ही वो बुनियाद है जिस पर आप भरोसेमंद फैसले लेते हैं, और वही फैसले आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। सटीक सोच कैसे विकसित करें? हर खबर, हर राय को सवालों की कसौटी पर कसिए। क्या यह पूरी जानकारी है? क्या इसका कोई पक्ष छूटा हुआ है? क्या इसमें भावना ज्यादा है या तथ्य? स्वतंत्र सोच विकसित कीजिए। सोशल मीडिया, दोस्तों या समाज की बातों को आंख मूंद कर मत मानिए। सुनिए सबकी, लेकिन निर्णय अपना कीजिए। अधूरी जानकारी पर कभी बड़ा निर्णय न लीजिए, क्योंकि अधूरी सोच से बना हुआ फैसला जिंदगी में पूरी गड़बड़ी ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को गहराई से, बुद्धिमानी से और संतुलन के साथ जीना चाहते हैं, तो सिर्फ बड़े सपने मत देखिए। उन सपनों तक पहुंचने के लिए सही सोच भी विकसित करिए, क्योंकि लेखक के शब्दों में, जो सही सोच सकता है वो सही कर सकता है, और जो सही करता है वही जीतता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एकाग्रता की शक्ति क्या होती है और कैसे आप अपने ध्यान को केंद्रित करके असाधारण परिणाम पा सकते हैं। अब हम आते हैं उस अध्याय पर जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनमोल बन चुका है। अध्याय 11, नियंत्रित ध्यान यानी कंट्रोल्ड अटेंशन। लेखक कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां परिणाम आते हैं। इसलिए अगर आप अपना ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं तो आपकी ऊर्जा भी बिखर रही है, और उसके साथ बिखर रहे हैं आपके लक्ष्य, आपका समय और आपकी सफलता। कंट्रोल्ड अटेंशन क्या है? कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है अपने विचार, समय और ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना, जहां आपका मुख्य उद्देश्य हो। लेखक इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कहते हैं। वो मानते हैं कि जब आप अपनी मानसिक शक्ति को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो वो साधारण विचार भी असाधारण परिणाम दे सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज की किरणें लेंस से फोकस होकर आग लगा सकती हैं, उसी तरह आपका ध्यान जब बिखरा नहीं बल्कि केंद्रित हो तो आप वो कर सकते हैं जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। ध्यान क्यों बिखरता है? सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन से, लोगों की बातों से, खुद के भीतर चल रही उलझनों और असुरक्षा से, और सबसे ज्यादा हर चीज एक साथ करने की कोशिश से, लेखक कहते हैं मल्टीटास्किंग एक भ्रम है जो आपकी गहराई को सतह पर ही रोके रखता है। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को एक बार में एक काम के लिए समर्पित करें, पूरे मन, पूरी ऊर्जा और पूरी निष्ठा से। कंट्रोल्ड अटेंशन कैसे विकसित करें? एक समय में एक लक्ष्य चुनिए। बार बार लक्ष्य बदलने से आप कहीं नहीं पहुंचते। पहले तय कीजिए, इस महीने, इस हफ्ते या आज का मूल उद्देश्य क्या है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, सीमाएं बनाइए। फोन को अलग रखिए, सोशल मीडिया टाइम सीमित कीजिए। खुद से कहिए, अब मैं सिर्फ इसी एक काम पर हूं। ध्यान को रोज अभ्यास से गहरा बनाइए। आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है अपने विचारों को बार बार एक ही लक्ष्य पर खींच कर लाना। ना कहना सीखिए, हर अच्छा अवसर आपके लिए सही नहीं होता। कंट्रोल्ड अटेंशन तब आता है जब आप बहुत सारे नो कहकर अपने असली यस तक पहुंचते हैं। लेखक का मानना है कि सफलता का रहस्य केवल क्या करना है में नहीं छुपा होता, बल्कि इस बात में छुपा होता है कि आप किस चीज पर अपना ध्यान टिकाए हुए हैं। अगर आपने ध्यान को जीत लिया तो फिर लक्ष्य खुद चलकर आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, आज से सिर्फ काम में नहीं, ध्यान में भी ईमानदारी लाइए, क्योंकि जहां आपका ध्यान टिकता है वहीं आपकी तकदीर बनती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अकेले कितना भी तेज भाग लें, सफलता की असली उड़ान तब मिलती है जब लोग एक दिशा में, एक दिल से साथ चलें। अब हम आते हैं उस सिद्धांत पर जो लेखक के अनुसार सिर्फ प्रगति नहीं, स्थायी सफलता की जड़ के में है, और वो है अध्याय 12, टीम वर्क। लेखक कहते हैं, कोई भी इंसान अकेले महानता हासिल नहीं कर सकता। सफलता की असली ताकत तब पैदा होती है जब लोग मिलकर एक दिशा में काम करते हैं। आपने देखा होगा, एक इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ एक अच्छी टीम नहीं है
तो वो लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण इंसान अगर बेहतरीन टीम में हो तो वो भी असाधारण ऊंचाई तक पहुंच सकता है। टीम वर्क का असली अर्थ क्या है? लेखक के अनुसार टीम वर्क का मतलब है साझा उद्देश्य के लिए एक दूसरे के कौशल, सोच और ऊर्जा को संगठित रूप से जोड़ना, जहां मैं नहीं हम की भावना होती है, जहां हर सदस्य अपनी ईगो छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। टीम वर्क में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति की भूमिका उस बड़ी मशीन के एक पुर्जे जैसी होती है जिसके बिना पूरी मशीन रुक जाती है। क्यों है टीम वर्क जरूरी? हर इंसान में हर गुण नहीं हो सकता। किसी में आइडिया होते हैं, किसी में एग्जीक्यूशन की कला, किसी के पास विजन होता है, किसी के पास पेशेंस। टीम वर्क में ये सब मिलते हैं और एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। ये समय और ऊर्जा बचाता है। अकेले करने में जो काम 1 महीने लगेगा वो टीम के साथ 1 हफ्ते में पूरा हो सकता है। और ज्यादा बेहतर भी, ये ज्यादा स्थायित्व देता है। अगर आप कभी थकें, गिरें या रुक जाएं, तो टीम का कोई सदस्य आपको उठा लेता है। यही है टीम की ताकत, जो अकेलेपन को सहयोग में बदल देती है। एक अच्छी टीम कैसे बनती है? साझा विजन, हर सदस्य को पता हो कि हम क्यों साथ हैं और कहां जाना है। स्पष्ट भूमिकाएं, सबको अपने काम की जिम्मेदारी समझ में हो, कोई भ्रम नहीं। विश्वास और सम्मान, जहां हर किसी की बात सुनी जाए और सभी को महत्व मिले। सकारात्मक संवाद, ईगो या आरोप नहीं। समाधान और समर्थन का माहौल हो। लेखक ने कहा है, टीम वर्क वह आदर्श है जहां व्यक्तिगत ताकतें मिलकर एक विराट शक्ति बन जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन की उड़ान को ऊंचा करना चाहते हैं तो अकेले पंख फैलाने की बजाय ऐसी टीम बनाइए जो आपको उड़ा सके और आप जिसे उड़ा सके। क्योंकि अंत में सपने अकेले देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए एक पूरी दुनिया की जरूरत होती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जो गिरने से नहीं डरते वो हर बार और ऊंचा उठते हैं। अब हम आ चुके हैं उस अध्याय पर जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ों को सबसे बड़ी शिक्षाओं में बदलना सिखाता है। चैप्टर 13, लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी एंड डिफीट, यानी विपत्ति और हार से सीखना। लेखक कहते हैं, हर हार अपने साथ एक समान मूल्य या उससे बड़ी जीत का बीज लेकर आती है। यानी हर वो घटना जो आपको तोड़ने आई थी, असल में वो आपको तैयार करने आई थी। हर वो गिरावट एक नई ऊंचाई का रास्ता खोलने आई थी। हार का मतलब क्या है? लेखक स्पष्ट करते हैं, हार कभी अंतिम नहीं होती। हार सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है। असल हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। लेखक ने अपनी रिसर्च में पाया कि हर सफल व्यक्ति को जीवन में कई बार गहरा गिरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार को द एंड नहीं बल्कि नेक्स्ट बिगिनिंग माना। हार और विपत्ति से क्या सीख मिलती है? खुद को समझने का मौका। विपत्ति हमें आईना दिखाती है, हम कहां कमजोर हैं, कहां सुधार की जरूरत है। धैर्य और सहनशीलता का निर्माण। हार हमें सहना सिखाती है और सहनशीलता से ही बड़ी मंजिलें मिलती हैं। सच्चे रिश्तों की परख। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब सभी साथ होते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है तभी असली साथ और असली सलाह देने वाले लोग सामने आते हैं। नई रणनीति और सोच। हर हार बताती है कि पुराना तरीका नहीं चल पा रहा, अब कुछ नया, कुछ बेहतर करना होगा। लेखक का सबसे प्रसिद्ध कथन इस अध्याय में, हर दुष्प्राप्ति में एक समान या अधिक लाभ का बीज होता है। यानी अगर आप उस कठिनाई के बीच में सफलता की संभावना खोज लें तो वो हार आपके लिए वरदान बन जाएगी। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया, जिन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफलताएं झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, I've just found 10,000 ways that won't work। यही है हार से सीखना। कैसे करें हार को अवसर में बदलने की शुरुआत? अपनी गलती स्वीकारें, दोषारोपण न करें। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? नए रास्ते की तलाश करें, लेकिन लक्ष्य मत बदलिए। अपने अनुभवों को लिखिए ताकि अगली बार वही भूल न दोहराएं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी ने कभी आपको गिराया है तो समझिए कि वह आपको उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो कभी नहीं गिरे,
बल्कि उन्हें मिलती है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे कि सिर्फ देखना काफी नहीं होता, जरूरी है सपनों को ऐसी आंखों से देखना जो भविष्य को गढ़ सके। अब हम आ चुके हैं उस अध्याय पर जो सपनों को कल्पना से हकीकत में बदलने की सबसे अहम कुंजी है। चैप्टर 14, रचनात्मक दृष्टि। लेखक कहते हैं, हर महान चीज की शुरुआत एक कल्पना से होती है, और वही कल्पना जब दिशा, उद्देश्य और जुनून से जुड़ जाती है तो बनती है। क्रिएटिव विजन यानी रचनात्मक दृष्टि, ये वो दृष्टि है जो वर्तमान को देखते हुए भी भविष्य की तस्वीर साफ साफ देख लेती है। क्रिएटिव विजन का मतलब है जो चीज आज नहीं है उसे महसूस करना और फिर उसे साकार करने के लिए जुट जाना। क्रिएटिव विजन क्या होती है? यह सिर्फ सोचना या सपना देखना नहीं है, यह है एक सटीक, कल्पनाशील और प्रेरणादायक सोच जो वर्तमान सीमाओं से ऊपर उठकर भविष्य को डिजाइन करने की शक्ति रखती है। क्रिएटिव विजन आपको मजबूर नहीं करती, वो आपको आकर्षित करती है, भीतर से खींचती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। क्यों जरूरी है क्रिएटिव विजन? क्योंकि यथार्थ कभी प्रेरणा नहीं देता, कल्पना देती है। जो है वो सीमित है, लेकिन जो हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि विजन आपको संकट में भी दिशा देती है। जब आसपास अंधेरा होता है तो रचनात्मक दृष्टि एक अदृश्य लाइट हाउस की तरह आपको रास्ता दिखाती है, क्योंकि ये आपकी टीम, समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। लोग केवल कार्य नहीं अपनाते, लोग विजन को अपनाते हैं, विजन के लिए लड़ते हैं। रचनात्मक दृष्टि को कैसे विकसित करें? अपने सपनों को लिखें, विस्तार से, स्पष्ट रूप में। वेग सपने कभी सच्चाई नहीं बनते। लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे और क्यों। दिमाग को कल्पना की आजादी दें। हर दिन कुछ वक्त व्हाट इफ सोचने में बिताइए। क्या होगा अगर मैं अपनी सारी सीमाएं पार कर जाऊं? कल्पना को कार्य योजना में बदलिए। विजन तभी ताकतवर होता है जब वो सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन की दिशा में भी बहे। क्रिएटिव लोगों के साथ रहें और उनकी कहानियां पढ़ें। उनके अनुभव आपकी सोच को नया विस्तार देंगे। लेखक कहते हैं, क्रिएटिव विजन वो ब्रिज है जो विचारों को हकीकत से जोड़ता है, और जिसने इस दृष्टि को विकसित कर लिया वो जिंदगी की खाली जमीन पर भी एक नया संसार बसा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी आंखें सिर्फ देखती हैं तो आप आम हैं, लेकिन अगर आपकी सोच वो देखती है जो अभी दिखता नहीं, तो आप उन खास लोगों में हैं जो आने वाले कल को बना सकते हैं। क्रिएटिव विजन रखिए, क्योंकि वही आपके सपनों को दिशा देगा, रफ्तार देगा और मंजिल तक पहुंचाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि समय और पैसा, ये दो सबसे कीमती संसाधन सिर्फ बचाने के लिए नहीं, सही दिशा में बहाने के लिए होते हैं। अब हम आ चुके हैं उस अध्याय पर जिसे लेखक ने सफलता की गणित कहा है, क्योंकि यहां बात होगी उन दो सबसे कीमती चीजों की जो अगर सही जगह ना लगें तो जिंदगी भर की मेहनत भी अधूरी रह जाती है, और वो है समय और पैसा। अध्याय 15, समय और धन का बजट, यानी बजटिंग टाइम एंड मनी। लेखक कहते हैं, आपका समय और धन सीमित है, इसलिए आप जो चुनते हैं वही आपकी जिंदगी का आकार तय करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आपने समय और पैसा बिना योजना के खर्च किया तो जिंदगी भी बिना मंजिल के बीत जाएगी। समय का बजट क्या होता है? लेखक समय को एक न दिखाई देने वाली करेंसी कहते हैं। यह हर दिन सीमित मात्रा में हमें मिलता है, और फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस समय को निवेश करता है और कोई खर्च। आपका दिन 24 घंटे का है, जैसे हर किसी का होता है। फिर कुछ लोग उसी में साम्राज्य बना लेते हैं, और कुछ लोग समय नहीं है कहते हुए जीवन गुजार देते हैं। समय का बजट यानी अपने दिन, सप्ताह और महीने को स्पष्ट रूप से योजना बनाकर चलाना। जरूरी कामों को पहले करना, समय खाओ चीजों जैसे बेवजह सोशल मीडिया, बिना उद्देश्य की बातचीत पर लगाम लगाना। धन का बजट क्या होता है? लेखक बताते हैं कि पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसों के अनुशासन की कमी ज्यादा नुकसान करती है। पैसा आए या कम आए, बात उसकी मात्रा की नहीं, बात है उसकी दिशा की। धन का बजट यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रखना, जरूरत और चाहत में फर्क समझना,
फालतू दिखावे या अस्थायी सुख के लिए पैसे न उड़ाना। लेखक ने जोर दिया कि हर सफल इंसान अपनी आय का कम से कम 10% निवेश या सेविंग में लगाता है, और वही आदत उसे समय के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। कैसे बनाएं समय और पैसा दोनों का स्मार्ट बजट? हर रविवार को अगले हफ्ते की योजना बनाएं। सोचिए कि कौन से काम सबसे जरूरी है और किन कामों को टालना चाहिए। हर महीने की शुरुआत में खर्चों का आकलन करें। सबसे पहले सेविंग तय करें, उसके बाद खर्च, उल्टा नहीं। खुद के लिए नो स्पेंड डे और डीप वर्क आवर जैसे रूल बनाएं, जहां आप पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखें और कोई फालतू खर्च न करें। ट्रैकिंग रखें, दिन का टाइम कहां गया, पैसा कहां गया, क्योंकि जो नापा जाता है वो सुधरता है। लेखक कहते हैं, समय और धन दोनों बीतते रहते हैं, फर्क बस इतना है कि जो बुद्धिमान होता है सब वो उन्हें पहले बांध लेता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन के अंत में कह सकें, आज मैंने अपने समय और पैसे का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया, तो आज से ही योजना बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, मेहनत को दिशा देने वाले बजट से आती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शरीर और मन, ये दो इंजन जब एक साथ चलते हैं तभी जिंदगी को स्थायी सफलता की उड़ान मिलती है। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसे लेखक ने सफलता की नींव का स्वास्थ्य बीमा कहा है, क्योंकि अगर ये नहीं संभाला तो सब कुछ होते हुए भी सब अधूरा रह जाएगा। अध्याय 16, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। लेखक कहते हैं, आपका शरीर और मन वो वाहन है जिनके जरिए आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अगर इनमें ही जंग लग गई हो तो स्वर कैसा होगा? बहुत लोग इस दौड़ में इतना तेज भागते हैं कि खुद की ही सांसें पीछे छूट जाती हैं। यही वजह है कि हिल ने इस अध्याय को बहुत गंभीरता से लिखा, क्योंकि सफलता सिर्फ धन, पद या पहचान नहीं होती। सच्ची सफलता है एक स्वस्थ, संतुलित और संतुष्ट जीवन। क्यों जरूरी है स्वास्थ्य पर ध्यान देना? क्योंकि शरीर थकेगा तो मन भी हारेगा। एक थका हुआ शरीर कभी रचनात्मक विचार नहीं ला सकता, और एक अशांत मन दुनिया की कोई जीत टिकाकर नहीं रख सकता, क्योंकि बीमारी सपनों को धीमा कर देती है। चाहे वो सिरदर्द हो या तनाव, जब आप ठीक नहीं होंगे तो आप अपने विजन को भी ठीक से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा शरीर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। लेखक कहते हैं, आपकी चाल, आपका व्यवहार और आपकी ऊर्जा सब आपके स्वास्थ्य की कहानी बताते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें? नींद को प्राथमिकता दें। सफल लोग देर तक जागते नहीं, वो गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। हर दिन कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि जरूर करें, चाहे चलना, योग, दौड़ना या कोई भी खेल। शरीर को चलाते रहिए ताकि रुकावट न आए। खान पान में संतुलन रखें। जो आप खा रहे हैं वही आप बन रहे हैं। जंक नहीं, फ्यूल खाइए। रेगुलर चेकअप को न टालें। समय रहते छोटी समस्याओं को पहचानना ही बुद्धिमानी है। मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें? हर दिन कुछ वक्त खुद से बात करने में बिताएं। जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें या बस शांत बैठें। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। नकारात्मक लोग, खबरें और सोच आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य दोहराते रहें। जब आपके क्यों का जवाब स्पष्ट हो तो मानसिक थकावट भी कम लगती है। माफ करना और छोड़ना सीखें। गुस्सा और दुख को पकड़कर रखने से मन बीमार होता है। लेखक कहते हैं, आपका शरीर और मन आपके सबसे बड़े सहायक हैं। उन्हें शोषित मत कीजिए, उनका ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता स्थायी हो तो पहले उस पर सवार होने वाले वाहन को दुरुस्त रखिए, यानी आपका शरीर और आपका मन। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, तभी आत्मा से महानता निकलती है। अब हम बढ़ेंगे इस महान पुस्तक के अंतिम और सबसे रहस्यमयी अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि आदतें सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड भी उन्हीं आदतों की ऊर्जा से आपकी तकदीर तय करता है। अब हम आ चुके हैं इस महान पुस्तक द साइंस ऑफ सक्सेस के अंतिम और सबसे रहस्यमय अध्याय पर, जिसे लेखक ने सफलता के ब्रह्मांडीय नियम का नाम दिया है। अध्याय 17, ब्रह्मांडीय आदत शक्ति। लेखक कहते हैं, कॉस्मिक हैबिट फोर्स वह अदृश्य शक्ति है जो आपकी आदतों को नियमों में बदल देती है, और फिर वही नियम आपकी पूरी जिंदगी को चला देते हैं। यानी
आप जो बार बार करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, वो एक आदत बनकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में ढल जाता है और फिर वही ऊर्जा आपके विचारों को चीजों में, सपनों को सच्चाई में बदलने लगती है। कॉस्मिक हैबिट फोर्स क्या है? लेखक के अनुसार यह प्रकृति का ऐसा कानून है जो आपके द्वारा बनाई गई आदतों को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक बना देता है। जैसे अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो कुछ ही समय बाद आपकी बॉडी क्लॉक बिना अलार्म खुद जागने लगती है। अगर आप रोज किसी लक्ष्य पर काम करते हैं तो वह मेहनत आपकी डिफॉल्ट आइडेंटिटी बन जाती है। कॉस्मिक हैबिट फोर्स यही करती है, आपके विचारों और कर्मों को एक स्थायी लय में बदल देती है और फिर वो लय ही आपके पूरे जीवन को चलाने लगती है। यह शक्ति कैसे काम करती है? लेखक कहते हैं, ब्रह्मांड कभी शून्य नहीं चलता, वो हमेशा किसी न किसी दिशा में आपको आगे बढ़ाता है। अब वो दिशा आपकी आदतें तय करती है। इसलिए अगर आपकी आदतें आलस्य, डर, टाल मटोल और नकारात्मक सोच से बनी है तो कॉस्मिक हैबिट फोर्स उसी ऊर्जा को गति देगा। और अगर आपकी आदतें अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मकता और लक्ष्य के प्रति लगन से भरी हैं तो वही शक्ति आपको हर दिन ऊपर उठाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण जो नीचे भी खींचता है, लेकिन अगर आप ज्यादा ऊर्जा लगाएं तो वही आपको ऊपर भी उठा सकता है। इसे अपने पक्ष में कैसे करें? सकारात्मक आदतों को बार बार दोहराइए, चाहे शुरुआत में मजबूरी से ही सही, क्योंकि जब तक आदतें दृढ़ नहीं होंगी कॉस्मिक हैबिट फोर्स निष्क्रिय रहेगी। हर दिन एक ही दिशा में सोचना और काम करना शुरू कीजिए। जैसे ही कंसिस्टेंसी बनेगी, यही शक्ति आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देगी। नकारात्मक आदतों को बदलने का संकल्प लीजिए और उनके विकल्प खोजिए। जैसे डर की जगह फेथ, टालने की जगह एक्शन, गुस्से की जगह समझ। अपने आप से कहिए, मैं जो दोहराता हूं वही बन रहा हूं। यही सोच आपको आपकी चेतना को जागरूक बनाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मस्तिष्क एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज, अच्छी सोच, आदत, भावना डालते हैं तो कॉस्मिक हैबिट फोर्स उसे सिंचेगी और वो बीज वट वृक्ष बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं डालते तो घास फूस, चिंता, भ्रम और असफलता अपने आप उग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी आदतों को बदलिए, क्योंकि आपकी आदतें ही कॉस्मिक हैबिट फोर्स के जरिए आपका भाग्य लिख रही हैं। दोस्तों, आपने अभी अभी नेपोलियन हिल की अमर पुस्तक द साइंस ऑफ सक्सेस के 17 सिद्धांतों को सुना, समझा और महसूस किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन के वो सूत्र हैं जो किसी भी इंसान को सामान्य से असाधारण बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप भी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन को किसी और के बनाए रास्ते पर नहीं, खुद की सोच और मेहनत से आकार देना चाहते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बात बार बार कही थी, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ साइंस। और आज आपने वो विज्ञान सीख लिया है। अब बात है सिर्फ एक चीज की, एक्शन। आप जितना जान चुके हैं उस पर चलना शुरू कर दीजिए, छोटे कदमों से, लेकिन पूरी सच्चाई और भरोसे के साथ। और हां दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे पाया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि YouTube को भी पता चले कि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचना चाहिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार या उस इंसान के साथ जो इस वक्त किसी रोशनी की तलाश में है। कमेंट्स में बताइए कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सा पॉइंट आपको सबसे गहराई तक छू गया। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक अनुभव तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लिसन विद AI को। और अगर आपको हमारे सभी वीडियो पसंद आते हैं तो आज ही हमारा चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपका हर छोटा सहयोग हमें इस मिशन को और दूर तक ले जाने की ताकत देता है। अब चलते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार जब आप कोई वीडियो खोलेंगे आप एक कदम और करीब होंगे उस व्यक्ति के जिसे आप सच में बनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस इज अ साइंस एंड नाउ यू हैव द फॉर्मूला। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।